हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत एक विषम परिस्थिति से थोड़ा बहुत आंशिक रूप से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। कोरोना महामारी का आज तीसरा लॉकडाउन का स्टेप शुरू हुआ है, जो 17 मई तक है। भारत को सुविधा के लिए उसके प्रभाव क्षेत्र के आधार पर 3 जोन में रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन में डिवाइड किया गया है। थोड़ी बहुत स्थितियां फ्लैक्चुएट हुई हैं, बदली हैं, परंतु सुरक्षा और सावधानी की अभी बहुत आवश्यकताएं हैं। अनेक परीक्षाएं जो आगामी परीक्षाओं के साथ आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी, उसको देखते हुए और अनेक विद्यार्थियों की लगातार मांग को देखते हुए आज भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत प्रेसिडेंट का अध्ययन किया जाएगा। लगभग सभी परीक्षाओं में, सिविल सेवा की परीक्षाओं में कई प्रकार से प्री मेंस तथा अदर एग्जामिनेशंस के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है और इसका अध्ययन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी है। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद कई सारे महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न, विशेषकर इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, जो प्राय विद्यार्थियों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, आनुपातिक प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया जो प्राय डाउटफुल होती है, उसको आज समाधान कर दिया जाएगा। प्रतिनिधियों के द्वारा जो वोटिंग का प्रयोग होगा, वह वोट कैसे, किस तरह से, कहां दिया जाता है, उसको भी स्पष्ट किया जाएगा। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उसको भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन इस अध्याय की आवश्यकता राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत क्यों किया जाता है, पहले हम इसके कारणों का उल्लेख करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत या संघ की सरकार में सुविधा के लिए हम इसको कार्यपालिकी अध्ययन तक ही सीमित रखेंगे। किसी भी सरकार के कम से कम 3 अंग होते हैं और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या एनी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार की सरकार हो, चाहे वह एंशियंट, मेडिवल या मॉडर्न किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, 3 प्रकार की सरकार के अंग होना आवश्यक है। संघ की सरकार के अंतर्गत यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका का हम अध्ययन करेंगे। संघ की कार्यपालिका, दूसरा है यूनियन लेजिस्लेशन, संघ की विधायिका जिसे आप संसद का नाम देते हैं, और तीसरा है यूनियन जुडिशरी या संघ की न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी। मित्रों, ये संघ शब्द क्यों यूज करना पड़ा? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया था कि भारत के संविधान की प्रक्रिया को फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली पर आधारित किया गया है, जिसमें शक्तियों और विषयों का विभाजन
लिखित रूप से केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। संघ की व्यवस्था का संचालन संघ की सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्यों की व्यवस्था राज्य की सरकारों के द्वारा किया जाता है। और किसी भी सरकार के एनी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम 3 पार्ट्स anywhere any time of the government minimum 3 parts executive, legislative and judiciary, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सर्वप्रथम सुविधा के लिए हम संघ की सरकार के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे और संघ की कार्यपालिका में सर्वप्रथम प्रेसिडेंट का अध्ययन करेंगे। प्रेसिडेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। द प्रेसिडेंट का अध्ययन करेंगे। संघ की कार्यपालिका में सर्वप्रथम प्रेसिडेंट का अध्ययन करेंगे, देन आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट, देन आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से करता है। राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से करता है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्ययन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसमें संघ सरकार के प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री शामिल होंगे और इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो लीडर होगा वह लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इसका यानी इन सभी टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, परंतु सुविधा के लिए सबसे पहले हम संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति के अध्ययन की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रथम प्रोटोकॉल है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया देश का प्रथम नागरिक है और भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वह संवैधानिक प्रमुख है। तो इतने महत्वपूर्ण पद की प्रक्रिया को सरलता से कैसे अध्ययन करेंगे? सबसे पहले भारत के संविधान के अंतर्गत हम इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति के प्रावधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसी भी संगठन, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी परिवार का एक मुखिया होना आवश्यक है। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया में केंद्रीय सरकार का जो मुखिया है वह राष्ट्रपति है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख किया गया है। परंतु राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त है और वह जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करती है वो 53 है। संघ की कार्यपालिकी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। संघ की सारी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निवास करती हैं। संविधान के द्वारा सभी संघीय कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के ही नाम से हैं, राष्ट्रपति के ही द्वारा संचालित हैं। परंतु मित्रों, एक प्रावधान आपको जानना चाहिए कि भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण
मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भारत के संविधान के प्रमुख आधार के अंतर्गत इस बात का बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका वो दो प्रकार की है। पहला एज ए नॉमिनल हेड, दूसरा एज ए रियल हेड। एक नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। तो संघ सरकार की सभी नाम मात्र की कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निवास करती हैं। संविधान के द्वारा सारी कार्यपालिकी शक्तियों का स्रोत राष्ट्रपति है, परंतु राष्ट्रपति अपने प्रत्येक कार्य आर्टिकल 74, आपको इसको याद रखना होगा, 74 राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से करता है। ये राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। और यद्यपि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने का प्रयास किया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करते समय जो भी प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आएगा उसे एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, परंतु पुनः विचार के पश्चात राष्ट्रपति को पुनः विचार करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि एक संवैधानिक प्रमुख को कुछ शक्तियां वैधानिक रूप से दिखनी भी चाहिए। एक जानवर को मैंने उल्लेख किया था, हाथी के दांत की तरह। हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। उसी तरह दिखाने वाली सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से हैं, जबकि रियल उन सारी शक्तियों का प्रयोग, वास्तविक रूप में उन सारी शक्तियों का प्रयोग खाने वाला दांत अर्थात प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है अनुच्छेद 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा भी गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन बड़े आराम से याद कर लीजिए। पहला चीज याद करना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। केवल कौन सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित। दूसरा याद करना है संसद, और तीसरा याद करना है विधानसभा। मित्रों, एक चीज यहां ध्यान देना होगा आपको, अन्यथा गलत हो सकता है आपका उत्तर, और यही गलती परीक्षा में हो जाती है। राज्य की विधायिका, द नेम ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन इज विधानमंडल। राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है, एंड विधानमंडल है 1 or 2 हाउस। विधानमंडल के 1 या 2 सदन होते हैं, अर्थात सभी राज्यों में विधानमंडल 2 सदनी नहीं है। कुछ ही राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं, लेकिन एक सदन अवश्य होता है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य आते हैं, उसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। यदि दूसरा सदन होगा तो उसका नाम विधान परिषद होगा। तो यहाँ एक सावधानी रखना है कि विधान परिषद के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इज नॉट पार्टिसिपेट आइदर दे आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो ओनली, याद करिए, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य मीन्स आप याद कर सकते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी आपका उत्तर हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्लस, आप इसको प्लस कर सकते हैं, प्लस सभी राज्य के
विधानसभाओं के सभी राज्य के विधानसभाओं के all the legislative members of the all the legislative member of all the legislative assemblies, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो बड़े आसानी से आपने याद कर लीजिए, संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों के तथा टेरिटरी के केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। एक बड़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बड़े पद के लिए चुनाव होता है, महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव होता है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक और फर्स्ट प्रोटोकॉल के लिए चुनाव है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रोसेस आता है वह है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वह आर्टिकल 55 में है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, निर्वाचन की जो रीति है या जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये आपको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति के अध्याय में प्रायः यहाँ आपसे गलती भी होती है, यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना, पहला मैंने कहा था कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं। केंद्र की सरकार के 3 अंग हैं, केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की न्यायपालिका। केंद्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का उल्लेख आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा हमने किया आर्टिकल 53 कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, जो संघ की कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से है, राष्ट्रपति के हाथ में है, राष्ट्रपति को दी गई है। परंतु राष्ट्रपति की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी 74 कि राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो लीडर है प्रधानमंत्री है, अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। नेक्स्ट हमने आपसे कहा कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस फार्मूले को यूज किया गया है, पहला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कोई साधारण निर्वाचन नहीं है, इसलिए पहली जो विधि याद करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रणाली के ये पूछा जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यह एक सामान्य चुनाव की प्रक्रिया से अलग है। सामान्यतः हम जानते हैं संसद के सदस्य का, विधानमंडल के सदस्य का या ग्राम प्रधान से लेकर किसी भी सामान्य चुनाव में जब निर्वाचन की प्रक्रिया आती है या निर्वाचन होता है तो कौन प्रत्याशी विजेता होता है, वह प्रत्याशी विजेता या विनर घोषित किया जाता है जो अन्य की अपेक्षा 1 वोट अधिक प्राप्त कर लेता है। अगर किसी चुनाव में 100 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया है वह 21 है, लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट 21 से कम प्राप्त किए हैं, तो
तो 21 को विनर घोषित कर दिया जाता है। परंतु राष्ट्रपति का निर्वाचन कोई सामान्य निर्वाचन नहीं है, यह एक विशिष्ट निर्वाचन की प्रक्रिया है। पहली आनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण मत द्वारा इसका निर्वाचन होता है। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती है कि ऐसे लोग ही निर्वाचन में भाग लें जो सीरियस हो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और नेक्स्ट 50 सदस्य यानी 50 उसके नाम का प्रपोजल लाएंगे और देन आफ्टर 50 सदस्य उसका समर्थन करते हैं। तो ये एक कठिन प्रक्रिया इसलिए लाई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को गंभीरता से अध्ययन किया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विजेता होगा या विजेता के लिए एक कोटा निश्चित किया गया है, वह कोटा यही है कि जितना भी कुल वोट डाला जाएगा, कुल डाले गए वोट का, कुल डाले गए मत का, जितने भी वोट या मत प्राप्त डाले जाते हैं उसका 50% प्लस 1, उसका आधे से एक अधिक प्राप्त करना आवश्यक है और उसका आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी कभी भी राष्ट्रपति को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए कि राष्ट्रपति यदि 50% प्लस 1 मत से कम मत प्राप्त करता है तो चुनाव रद्द ना हो, इसीलिए आनुपातिक प्रणाली जिसका आविष्कारक, जिसका जनक थॉमस एयर को माना जाता है, इसलिए अनुपातिक प्रणाली को एक और नाम से भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं हेयर सिस्टम, क्योंकि थॉमस हेयर ने इसका विकास किया था, इसलिए इसको हेयर सिस्टम। और हेयर सिस्टम का सबसे प्रमुख विशेषता है, ये भी प्रश्न में आ चुका है कि अनुपातिक प्रणाली से जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको भी अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विशेष प्रक्रिया का भी अपनाया जाता है। जैसे जो लोकसभा के सदस्य हैं, सामान्यतः वो अपना मत का प्रयोग संसद दिल्ली में करते हैं। हर एक राज्य के विधानसभा के सदस्य अपने अपने राज्य के विधान मंडल में इसका प्रयोग करते हैं। परंतु यदि कोई ऐसा सदस्य, यदि कोई लोकसभा का सदस्य अपने राज्य क्षेत्र में ही निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेना चाहे, तो उसको 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष, जो प्राय लोकसभा के महासचिव को इसका पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, एक आवेदन देना होता है। तब वह संसद का सदस्य उस राज्य में, जिस राज्य का वह निवासी है, उस राज्य में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। यहाँ उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य का वोट वैल्यू क्या सेम होता? नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संसद के सदस्य की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, एक संसद के सदस्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया बड़ी होती है और एक संसद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में एक से ज्यादा, आप कह सकते हैं एक से ज्यादा, यहाँ हम देख रहे हैं अगर ये पूरा एरिया एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो यह एक सेक्शन क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। तो एक विधानसभा के सदस्य का अगर वोट वैल्यू एक संसद के सदस्य, एक लोकसभा के सदस्य के वोट वैल्यू के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यह ऑटोमेटिकली लीगल हो जाएगा। अतः यहाँ पर वोट वैल्यू भी निकाला जाएगा। तो सर्वप्रथम हम एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करते हैं। तो जिस राज्य के लिए विधानसभा का निकालना होगा, उस राज्य के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो एक राज्य के विधानसभा का मत मूल्य बड़े आसानी से आप याद कर लीजिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालना है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या,
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या को उत्तर प्रदेश के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या को उत्तर प्रदेश के कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा और डिवीजन करने के बाद 1000 से पुनः डिवाइड कर दिया जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो एक विधानसभा के सदस्य का वोट वैल्यू आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो समथिंग 500 समथिंग इसका आएगा। फिर से इसको याद करिए, किसी भी एक राज्य के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होगा? उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या को, चाहे बिहार की है तो बिहार की कुल जनसंख्या, महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए और जो भी संख्या आती है उसमें 1000 से फिर डिवाइड कर दीजिए, जो आती वही एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य और उस राज्य के जितने विधानसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो उस राज्य के सारे विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य आपको प्राप्त हो गया। इसी तरह से हर एक राज्य बिहार के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकाल लेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या को बिहार के कुल निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या से भाग देकर फिर 1000 से भाग दे देंगे। तो सभी राज्य तथा संघ शासित राज्य जहां पर विधानमंडल है वहां पर एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालकर वहां जितने भी सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया है उससे मल्टीप्लाई करने से उस राज्य के विधानसभा के सारे सदस्यों का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा चरण आता है कि एक संसद सदस्य का मत मूल्य क्या होगा। एक संसद सदस्य का मत मूल्य क्या होगा? तो याद करिए, हमने देश के सारे राज्य के और ऐसे टेरिटरी स्टेट संघ शासित राज्य जहां पर विधानमंडल है वहां एक विधानसभा के सदस्य का जो मत मूल्य निकालकर उस राज्य के उस सारे विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों को क्या किया, योग कर दिया, यानी सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों का योग करके संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर जितने भी ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को डिवाइड कर देंगे तो ओड वैल्यू ऑफ वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आ जाएगा। ओड वैल्यू ऑफ वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएगा, एक संसद सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा और जितने संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे संसद सदस्यों के मत मूल्यों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो मित्रों ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैं पार्ट 2 में और अधिक बृहद रूप से बताऊंगा। ये आपका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट पार्ट 1 आपका, इसमें मैंने आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताई। फिर से मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं तो इसमें एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य हम पहले ज्ञात करेंगे और जिस राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करेंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य के सारे निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, वह वोट वैल्यू ऑफ वन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा। उस राज्य के जितने भी विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या में तो उस राज्य के सारे विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य हो गया। इसी तरह से सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों को ज्ञात कर लेंगे और फिर एक संसद सदस्य का जब मत मूल्य ज्ञात करना होगा तो सभी राज्यों के द्वारा विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों का योग करके सभी निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे तो वह ओड वैल्यू ऑफ वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आ जाएगा और ये हमारा पूरा वोट आ जाएगा। इसके आधार पर फिर हम देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट है वह कैंडिडेट, चूंकि यहाँ पर पहली प्रक्रिया है, याद करना है, आनुपातिक मत प्रणाली और दूसरी प्रक्रिया एकल संक्रमणी। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट भाग लेते हैं A, B, C, D, तो किसी भी कैंडिडेट को विजेता होने के लिए 50% प्लस 1 मत प्राप्त करना आवश्यक है और यदि कोई भी कैंडिडेट 50% प्लस 1 मत प्राप्त करने से वंचित होता है तो यह काउंटिंग प्रथम वरीयता
द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता या जितने भी कैंडिडेट उतनी वरीयता के आधार पर किया जाता रहेगा, तब जाकर एक बार अवश्य ये फाइनली प्राप्त हुई हो जाएगा, जिससे निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो पाती है, भंग नहीं हो पाती है और एक राष्ट्रपति को हम विजेता घोषित कर देते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात और है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो क्या है कि प्रत्येक सदस्य को, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत ही देने का अधिकार है, एक मत, एक वोट देने का अधिकार है, परंतु वह अपना मत वरीयता क्रम के आधार, प्रेफरेंसेस के आधार पर, आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा कितने सेंटर पे आप देते हैं? एक सेंटर पे, परंतु आपको ऑप्शन चॉइस कराने के लिए दिया जाता है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन जहां देखा जाता है कि पहला मिले, पहला नहीं मिलेगा, दूसरा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा। इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य को एक मत, वन सिंगल वोट देने का अधिकार है। ये प्रश्न आ चुका है, परंतु वह मत कैसे दे सकता है? जितने कैंडिडेट हैं उतनी वरीयता के आधार पर वह मत दे सकता है, यानी अपने मत को वरीयता क्रम पर दे सकता है। तो प्रथम वरीयता के मतों की गणना करने पर यदि कोई कैंडिडेट 50% प्लस 1 प्राप्त कर लेता है, यानी कुल मतों का आधा से एक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम विजेता घोषित कर देते हैं। और यदि वह नहीं प्राप्त कर पाता है तो द्वितीय वरीयता के मतों की फिर गणना करते हैं और उस कैंडिडेट को लिस्ट से बाहर कर देते हैं जो सबसे कम मत प्राप्त किया रहता है, और उसके द्वारा प्राप्त मतों को वह द्वितीय वरीयता के पसंद के अनुसार मतों को स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं संक्रमणी, ट्रांसफरेबल, जिसके आधार पर यह प्रक्रिया वरीयता क्रम तब तक रहेगी जब तक कोई कैंडिडेट 50% प्लस 1 मत प्राप्त नहीं कर लेता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः आती है। इसको वीडियो के पार्ट 2 में मैं एक बार फिर सिंपली रिवाइज करूंगा और उम्मीद करूंगा कि यह टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे तमाम सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया है, सर आप प्रेसिडेंट को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करके करिए, मैं कोशिश करूंगा। इसका बाकी शेष भाग दूसरे वीडियो में लाऊंगा, और जहां पर इससे भी महत्वपूर्ण बातें आएगी कि राष्ट्रपति की पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां प्री में तो कम आती हैं, मेंस में बहुत ज्यादा आती हैं। राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, वीटो पावर भी है, इमरजेंसी पावर भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इन शक्तियों का डिटेल हम इसके पार्ट 2 में लेकर आएंगे। और दूसरा कि राष्ट्रपति का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो क्या है, कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति क्या दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। या राष्ट्रपति को चुनाव में लड़ने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, निश्चित है। और भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, पद प्राप्त करने के पहले ओथ या शपथ लेना होता है। और इसके सबसे ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण है, उसको एक अलग, जो प्रायः राष्ट्रपति के संदर्भ में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, वह राष्ट्रपति का जो पद है वह स्थायी है, परंतु वह क्या उसको कार्यकाल के पहले पद से हटाया जा सकता? बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के तहत विशेष स्थिति में ही हटाया जाएगा, और उसका नाम होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस या महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 याद करिए, अनुच्छेद 61 आर्टिकल परीक्षा में पूछा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। तो इन सबको हम वीडियो के पार्ट 2 में हम इसका बृहद उल्लेख करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि अब आप जो लोग अभी तक वीडियो देखने के बाद किसी भी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज वो अपने और दोस्तों को भी, अपने अन्य छात्रों को भी बताएं कि इस लॉकडाउन में वो जहां भी हो, जैसे भी हो, वीडियो को लगातार देखकर अपने हर प्रश्न को क्लियर कर लें। सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इसको और अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू।